हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। तो एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट चैनल में बीएससी फाइनल के स्टूडेंटों के लिए बुक चल रही है लीनियर प्रोग्रामिंग, और इसमें टॉपिक चल रहा है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में एक प्रॉब्लम लेकर के चले थे और उसको सॉल्व भी किया था, लेकिन प्रॉब्लम इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन अगर पूछा गया है तो फिर हमने मेथड्स बताए थे। मेथड था एक नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, एक लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड और एक वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड को मैट्रिक्स मिनिमा मेथड भी कहते हैं, लेकिन इन तीनों मेथड में सबसे बेस्ट मेथड था इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन निकालने के लिए वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। अगर लिख करके आएगा इस मेथड से लगाना है तो फिर उसी से लगाना है, अगर नहीं लिख करके आएगा तो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड को हम यूज करेंगे इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन निकालने के लिए। लेकिन अगर प्रॉब्लम आती है सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, या फिर लिख करके आता है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम फॉर मिनिमम कॉस्ट, या फिर ये लिख करके आएगा फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, तो हम प्रॉब्लम को पूरा लगाएंगे। यानी कि इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन निकालने के बाद हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट चेक करके जो बेस्ट आंसर होगा, ऑप्टिमलिटी टेस्ट चेक करने के बाद जो आंसर आएगा वो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी, तो हम क्वेश्चन को पूरा लगाएंगे। इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन तक पूछा जाएगा तो फिर इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन तक लगाना है, और अगर पूरा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट तक क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, और ये ट्रांसपोर्टेशन एक प्रॉब्लम दे रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछी गई है। तो इस यहाँ पर ये ऑरिजिन्स हैं, ऑरिजिन्स पर सप्लाई दी गई है, यहाँ पर ये डीलर्स हैं और डीलर्स की डिमांड ये है। तो इसमें हम सबसे पहले इसका इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन निकालते हैं और वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड का जो रूल था वो यहाँ पर सबसे पहले मैक्सिमम पेनल्टी, फिर देखते हैं मिनिमम कॉस्ट और इसके बाद देखते हैं मैक्सिमम एलोकेशन। तो यहाँ पर मैक्सिमम पेनल्टी, यहाँ पर पेनल्टी निकालेंगे सबसे पहले। तो इसमें जो मिनिमम कॉस्ट है वो 2 है, इससे नेक्स्ट मिनिमम है वो 4 है, इनका डिफरेंस यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, फिर 3, इनका डिफरेंस 2, यहाँ पर 4 और 5, इसका डिफरेंस 1, यहाँ 1 और 2, इसका डिफरेंस 1। को लंबाई देखते हैं, यहाँ पर 1 फिर 2, डिफरेंस 1 आ गया। यहाँ पर देखते हैं 3 फिर 4, तो इसका डिफरेंस 1 है, यहाँ 1 और फिर 2, इसका डिफरेंस 1 है। सबसे पहले देखते हैं मैक्सिमम पेनल्टी 2 जगह पर आई है, तो इसलिए ये जब पेनल्टी टाई कर जाती है फिर हम देखते हैं मिनिमम कॉस्ट। तो इस पेनल्टी के सामने जो मिनिमम कॉस्ट है वो 2 है, और इस पेनल्टी के सामने जो मिनिमम कॉस्ट है 1 है। तो इस तरीके से इन दोनों में जो मिनिमम कॉस्ट है वो 1 है, यानी सबसे पहले यहाँ पर एलोकेट किया जाएगा, इसमें एलोकेट नहीं करेंगे। मिनिमम कॉस्ट इन दोनों में 1, इसलिए। अब देखते हैं इसके सामने यहाँ 8 है, इसके सामने 18 है, इन दोनों में जो मिनिमम है वो 8 है, तो यहाँ पर 8 एलोकेट किया जाएगा और इसका बैलेंस पूरा हो गया यहाँ पर। तो इस तरीके से इस रो को यहाँ पर कट कर देंगे। अब जो हमारी टेबल बचती है D1, D2, D3 और O1, O3, O4, तो यानी यहाँ पर आ जाएगा O1, यहाँ पर O3 और इसको यहाँ पर लिखते हैं O4। यहाँ पर सप्लाई तो AI से डिनोट करते हैं, यहाँ पर डिमांड BJ से डिनोट करते हैं, और इस तरीके से यहाँ पर पेनल्टी निकालेंगे और यहाँ पर भी पेनल्टी निकालेंगे। तो इस तरीके से 274 कॉस्ट लिखी हुई है, यानी कि 2, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 4। फिर लिखा है 5, 4, 7, तो यहाँ पर 5, 4, 7, 1, 6, 2, तो 1, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2। AI यहाँ पर 5, 7, 14, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 5, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 14। इसके बाद देखते हैं 8, इसमें से कम करके लिखेंगे तो यहाँ 10 आएगा, यानी 7, 9 और 10, यहाँ से मिल जाएगा 7 और 9, यहाँ पर 10। इस लाइन को यहाँ पर यानी कि इस रो को यहाँ पर हटाया है, तो इसके पैरेलल वाली पेनल्टी चेंज हो सकती है, तो इसको हम निकाल करके देखेंगे, लेकिन इन पेनल्टी में कोई चेंज नहीं आएगा।
तो यहाँ पर हो सकता है इस क्रॉस वाली रो में मिनिमम कॉस्ट ही लिखी हो, तो इसलिए पेनल्टी चेंज हो सकती है। तो इसके सामने पेनल्टी कोई चेंज नहीं, 2 1 और 1, तो यहाँ पर 2 1 और 1। यहाँ पर निकालते हैं मिनिमम 1 और फिर 2, तो इसका डिफरेंस 1, यहाँ पर 4 6 2 और यहाँ पर 2 4 फिर 2। फिर देखते हैं मैक्सिमम पेनल्टी, तो मैक्सिमम पेनल्टी यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, तो 3 जगह पेनल्टी है मैक्सिमम। तो पेनल्टी अब टाई कर जाती है, देखते हैं मिनिमम कॉस्ट, तो इसके सामने यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट 2 है, यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट देखते हैं 4 है और इसमें यहाँ पर देखते हैं मिनिमम कॉस्ट 2 है। तो यहाँ पर इन तीनों में जो मिनिमम कॉस्ट है वो 2 है, इसलिए यहाँ पर कोई एलोकेट नहीं किया जाएगा। जब कॉस्ट टाई कर जाएगी फिर हम देखते हैं कि मैक्सिमम एलोकेशन, देखते हैं इसमें कितना यहाँ पर एलोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ 14, यहाँ 10, मिनिमम 10 है तो यहाँ 10 एलोकेट कर सकते हैं। इसमें 5 लिखा है, 7 लिखा है, तो इन दोनों मिनिमम नंबर है 5, यहाँ 5 एलोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं इन दोनों जो मैक्सिमम एलोकेशन है वो हम इसमें एलोकेट कर सकते हैं और इसमें एलोकेट नहीं करेंगे, कि इन दोनों में जो मिनिमम मैक्सिमम है वो 10 है, लिखा हुआ है मैक्सिमम एलोकेशन। पेनल्टी टाई कर जाए तो कॉस्ट देखते हैं, और कॉस्ट अगर टाई कर जाती है तो हम देखते हैं मैक्सिमम एलोकेशन। इसके बाद अब यहाँ पर ये बैलेंस पूरा हो गया, इस कॉलम को कट कर देंगे। अब यहाँ पर 2 कॉलम और 3 रोज बचते हैं, इसको यहाँ पर लिखते हैं। तो आ जाएगा यहाँ पर D1 और D2, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं D1 और यहाँ पर D2, O1 O3 O4, O1 O2 O1 O3 O4, तो यहाँ पर O4 और यहाँ पर O3। तो यहाँ से आता है 2 5 1, तो यहाँ पर लिखते हैं 2 5 1 और इसमें यहाँ पर 7 4 6, यहाँ पर आता है 7 और यहाँ पर 4, यहाँ पर 6 और यहाँ पर लिखते हैं BJ और ये पेनल्टी आएगी, यहाँ पर लिखते हैं AI और यहाँ पर पेनल्टी आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर 7 और यहाँ पर 9, यहाँ पर मिल जाएगा 7 और यहाँ पर 9, और पैरेलल यानी कि ये यहाँ पर कॉलम कट हुआ है तो इसके पैरेलल की पेनल्टी चेंज हो सकती है। तो इस पेनल्टी में कोई चेंज नहीं आएगा, 1 और 2 रहेगी, यहाँ पर 1 आ जाएगा और इसको यहाँ पर 2 नोट करेंगे। यहाँ पर देखते हैं 10 कम करके लिखेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, इसमें यहाँ पर 5 और 7, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7। पेनल्टी देखते हैं, इनका डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा मिनिमम और मैक्सिमम, तो डिफरेंस यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 1 5 तो 1 है, यहाँ पर 1 और 6 तो यहाँ पर 5 है। तो इस तरीके से मैक्सिमम पेनल्टी अब देखते हैं, तो यहाँ पर 2 प्लेसेस पर है, पेनल्टी टाई कर जाएगी। मिनिमम कॉस्ट इसके सामने मिनिमम कॉस्ट 2 है और इसके सामने मिनिमम कॉस्ट 1 है, इन दोनों में जो मिनिमम है वो 1 है, तो इसमें एलोकेट ना करके इसमें एलोकेट करेंगे, यानी कि इस पेनल्टी को यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। देखते हैं इसमें क्या यहाँ पर एलोकेट करना है, तो यहाँ 4 है, यहाँ पर 7, इन दोनों मिनिमम 4 है, तो 4 को एलोकेट कर देंगे और इस तरीके से इस रो को कट कर देंगे। अब 2/2 की जो मैट्रिक्स बचती है इसमें यहाँ पर देखते हैं लिखा हुआ है D1 D2, तो यानी कि यहाँ से ये मिल जाएगा D1 और यहाँ पर D2, इसमें यहाँ पर आ जाएगा O1 O3, तो O1 और यहाँ पर O3, इसमें यहाँ पर लिखते हैं AI, इसमें यहाँ पर लिखते हैं BJ, तो 2 7 5 4, तो यानी कि यहाँ पर मिल जाएगा 2, यहाँ पर 7, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4, इसमें लिखा है यहाँ पर 5, 4 कम करें, 4 पूरा बैलेंस हो गया, यहाँ पर 7 बचा, इसमें यहाँ पर 4 कम करके लिखेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9, बैलेंस मिला करके देख लें 12 और यहाँ पर भी 12। इसके बाद BJ ये लिखा हुआ है, ये BJ था, और इसके बाद अब पेनल्टी निकालेंगे तो यहाँ पर पेनल्टी और यहाँ पर पेनल्टी, जब ये लाइन कट हुई तो इसके पैरेलल वाली पेनल्टी चेंज हो सकती है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 5 1 आएगा, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 1, इसमें सॉल्व करते हैं तो इनका डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर 3 और यहाँ पर मिनिमम 4 है, यहाँ पर भी डिफरेंस 3, तो मैक्सिमम पेनल्टी 5। सबसे पहले यहाँ पर इसमें एलोकेट किया जाएगा, तो 2 जगह कॉस्ट है, तो मिनिमम कॉस्ट 2 है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें एलोकेट करेंगे। इसके सामने 5 लिखा है, 3 लिखा है, इन दोनों मिनिमम है, उसको हम यहाँ पर लिखते हैं 3,
तो इस तरीके से यहाँ पर 3 को एलोकेट किया और ये कॉलम कट हो गया। जब 2x2 की मैट्रिक्स बचती है तो एक ही बार में यहाँ पर टोटल एलोकेट टोटल हो सकता है, एलोकेट टोटल कर देंगे। तो यानी कि यहाँ पर 3 वैलेंस हो गया, तो इसमें 3 कम करेंगे तो 2 आएगा। तो 2 यहाँ पर बचा, डायरेक्ट एलोकेट किया, यहाँ 7 है, इसको 7 को डायरेक्ट एलोकेट किया, इन दोनों को ऐड करके देखें तो 9, ये बैलेंस हो गया। अब हम ओरिजिनल एक टेबल बनाएंगे, उसमें सभी एलोकेशन को मेंशन करेंगे। देखते हैं आगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर, अब यहाँ पर देखते हैं O2 और D3 में 8 एलोकेट है, तो O2 और D3 में यहाँ पर 8 एलोकेट है। इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं O4 D3 10, O4 D3 यहाँ पर 10 एलोकेट है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर O4 D1 4, O4 D1 यहाँ पर 4 एलोकेट हुआ। इसमें देखते हैं O1 D1 3 है, तो O1 D1 यहाँ पर 3 एलोकेट है। इसके बाद O1 D2 2, तो यहाँ पर O1 D2 और यहाँ पर 2 एलोकेट है। और इसके बाद O3 D2 7, तो O3 D2 यहाँ पर 7 एलोकेट है। अब यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशन इन इंडिपेंडेंट पोजीशन पर कितने एलोकेशन है। तो इंडिपेंडेंट पोजीशन का मतलब होता है कि जिस एलोकेशन से स्टार्ट करें हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन खींच करके पूरी लूपिंग ना हो, यानी जिस पॉइंट से स्टार्ट करें वहां पर ना पहुंचे, जिस जगह से स्टार्ट करते हैं उसी पर पहुंचते हैं तो डिपेंडेंट की पोजीशन बोली जाती है। जैसे यहाँ पर ये 3 एलोकेट है, अब यहाँ से हम इस एलोकेशन पर आएंगे ओरिएंटल लाइन से, फिर तुरंत वर्टिकल लाइन पर आना है, तो यहाँ से डायरेक्ट वर्टिकल लाइन पर आए, इसको एलोकेट देखा, फिर अब यहाँ से ओरिएंटल लाइन पर चलेंगे और एलोकेशन हो वहीं पर चलना है, तो एलोकेशन ना तो इधर है और ना इधर है, तो इसलिए यहाँ से चलने के बाद यहीं पर रुक जाएंगे, यानी कि जहाँ से स्टार्ट हो और वहीं पर पहुँच जाएं तो डिपेंडेंट की पोजीशन होती है। अगर इसमें चलते हैं तो यहाँ से यहाँ पर पहुँचे, फिर यहाँ से यहाँ पर आए, अब यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाएंगे, फिर यहाँ पर और फिर कहीं पर भी नहीं, डायरेक्ट नहीं चलना है, डायरेक्ट नहीं मिलाना, या तो हॉरिजेंटल या वर्टिकल, तो इसलिए सभी एलोकेशन इंडिपेंडेंट पोजीशन पर है। और अब यहाँ पर डिजनरेट है कि नॉन डिजनरेट है, तो यहाँ पर रो देखते हैं 4 रो है और 3 कॉलम है 7, और एक कम कर दें तो 6, तो 6 एलोकेशन है 1 2 3 4 5 6 एलोकेशन है, इसलिए ये इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन है वो नॉन डिजनरेट है। यहाँ पर नोट करते हैं और आगे देखते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट नंबर ऑफ एलोकेशंस, नंबर ऑफ यहाँ पर लिखते हैं सिंस द नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस इन इंडिपेंडेंट पोजीशन, देखते हैं यहाँ पर 6 एलोकेशंस हैं तो इक्वल टू 6, और ये रिक्वायरमेंट होती है m+n-1, यानी कि नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम -1। तो रोज यहाँ पर 4 है, कॉलम 3 है, -1 6। अगर ये एलोकेशन और रिम रिक्वायरमेंट इक्वल आती है तो बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन होता है नॉन डिजनरेट। तो यहाँ पर देखते हैं देयरफॉर इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन इज नॉन डिजनरेट, और ये सॉल्यूशन इस तरीके से यहाँ गिवन है, ये x113 है, ये x12 है, यहाँ पर x23 है, यहाँ पर x32 है, और इसको हम यहाँ पर लिखते हैं x414 है और x43 ये यहाँ पर 10 है। और इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 2 × 3, यहाँ पर 7 × 2, 1 × 8, 4 × 7, 1 × 4 और 2 × 10, और इसको सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से ये आंसर आता है 80। तो ये जो सॉल्यूशन निकला है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से, ये इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन निकला है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई है 80, ये और भी कम हो सकती है तो या नहीं, तो देखते हैं क्या ये और भी कम होगी। तो इसके लिए हम चेक करते हैं अब ऑप्टिमलिटी टेस्ट, या इसी को कहते हैं मोदी टेस्ट, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट। तो यहाँ पर मोदी मेथड लगाते हैं, सबसे पहले इसमें UI और VJ फाइंड करेंगे, और UI और VJ फाइंड करने के बाद अनएलोकेटेड सेल में UI + VJ और CIJ में से UI + VJ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निकलेगा DIJ। तो DIJ ये बताता है
कि यहाँ पर ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या और भी कम होगी कि नहीं। तो इसमें यहाँ पर DIJ अगर पॉजिटिव आता है तो हम कहते हैं कि ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम नहीं हो सकती है, और अगर एक भी DIJ नेगेटिव आता है तो हम कहेंगे ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और भी कम हो सकती है। यहाँ पर देखते हैं, अगर DIJ पॉजिटिव आता है तो यहाँ पर ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम नहीं होगी, और DIJ नेगेटिव आएगा तो फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी। तो यहाँ पर UI और VJ को निकालते हैं। UI और VJ निकालने का जो मेथड है, इसमें देखते हैं किस रो या कॉलम में मैक्सिमम एलोकेशंस भरे हुए हैं। तो इसमें यहाँ पर 2 है, यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर 2 है, कॉलम वाइज 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। तो अगर जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम एलोकेशंस भरे हैं उसके सामने 0 पुट करेंगे। यहाँ पर इक्वल है तो किसी रो या किसी कॉलम जिसमें मैक्सिमम हो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो कहीं पर भी हम एक जगह 0 पुट करते हैं। यहाँ पर भी 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, यानी कि 2 है ज़्यादा से ज़्यादा। तो किसी एक लाइन में रो या कॉलम में 0 पुट करते हैं। मान लिया इसमें हमने यहाँ पर 0 पुट किया। अब इस बाउंड्री को भरना है, तो 0 के सामने जो एलोकेशंस भरे हैं इनकी कॉस्ट है, इस कॉस्ट में से इस 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 7 आएगा। यहाँ पर 3 है तो 2 में से यहाँ पर 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। अब इस बाउंड्री को सबसे पहले भरते हैं। तो इस बाउंड्री के सामने यहाँ पर एलोकेशन 1 है, 8 है, और इसकी कॉस्ट 1 है। तो इस 1 में से यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी कुछ नहीं भरा हुआ है तो ये इस पॉइंट को नहीं भर पाएंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पर एलोकेशन 7 है, इसकी कॉस्ट 4 है, 4 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर यहाँ से नहीं फिलअप हो सकता है तो इसको आगे चलते हैं। 4, 1, तो 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आएगा। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर ये लिखा है 2, 10 एलोकेशन है, इसकी कॉस्ट है 2, 2 में से इस बाउंड्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 -1, तो यहाँ पर मिलेगा 3। और अब इसको यहाँ पर भरते हैं तो इसके सामने यहाँ 8 लिखा है और 8 की कॉस्ट 1 है, 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2। अब अनएलोकेटेड सेल है, उनमें हम UI प्लस VJ निकालते हैं। ये अनएलोकेटेड सेल है। यहाँ पर देखते हैं 2 और -2 ऐड किया तो 0 आ जाएगा, और इस 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। ये है DIJ। तो DIJ पॉजिटिव आया। इसमें देखते हैं यहाँ पर 2 -3 तो ऐड किया -1 आ जाएगा, 5 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा। ये भी पॉजिटिव आया। यहाँ पर देखते हैं 7, 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, और 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आएगा। यही यहाँ पर DIJ नेगेटिव है, यानी कि ये 100% कन्फर्म है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई है ये मिनिमम नहीं है और भी कम होगी। आगे देखते हैं और भी चेक करते हैं। 7 और यहाँ पर 1 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा, और 6 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3 आता है, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। ये पॉजिटिव आया है। यहाँ पर देखते हैं 3 में 3 को ऐड करते हैं तो यहाँ पर 0 आएगा, और 7 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा। तो ये DIJ नेगेटिव आया है, तो इसके कारण ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है और भी कम होगी। तो आगे यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट देखते हैं कि इसमें ये DIJ जो है D22 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, इसका आंसर -2 है, ये नेगेटिव आया है। देयरफॉर करंट बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन, यानी जो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा हुआ था X11 X12 वाला, करंट बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन नॉट ऑप्टिमल, इज नॉट ऑप्टिमल, सो बी इम्प्रूव्ड इट। और फिर हम इसका इम्प्रूवमेंट करते हैं। इम्प्रूवमेंट करने के लिए यहाँ पर जो एलोकेशंस भरे हुए हैं उन एलोकेशंस को यहाँ पर हमने लिख रखा है, और जिस सेल में DIJ नेगेटिव आया है इस सेल में हम एक साइन लगाते हैं पॉजिटिव का। इसमें DIJ नेगेटिव था, इसमें प्लस का साइन लगाएंगे। और अब यहां से हम करते हैं लूपिंग। लूपिंग का मतलब है इस प्लस साइन से स्टार्ट होकर के यहीं पर आकर के वापस आना है,
और लाइन जो होगी वो वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइनों से हम लूपिंग करते हैं, एलोकेशन टू एलोकेशन चलना है। अगर हम किसी एलोकेशन को इस पॉइंट से जाकर के एलोकेशन को इंक्लूड करते हैं तो उस एलोकेशन से फिर 90 डिग्री घूमना है, यानी कि हॉरिजेंटल चलेंगे तो वर्टिकल और वर्टिकल चलेंगे तो हॉरिजेंटल, और वापस आना है इसी प्लस साइन पर। तो यहाँ पर देखते हैं, चाहे पहले हम हॉरिजेंटल से स्टार्ट करें चाहे वर्टिकल से, यानी कि यहाँ से हम इस एलोकेशन पर पहुँचते हैं और इस एलोकेशन से 90 घूमना है, यानी कि वर्टिकल लाइन थी, हॉरिजेंटल लाइन पर आना है। तो देखो यहाँ पर एलोकेशन भरा, यहाँ पर आए, अब यहाँ से फिर 90 चलना है, यानी कि हॉरिजेंटल लाइन आ रही थी, वर्टिकल चलना है जहाँ एलोकेशन भरा हुआ है वहाँ पर। तो यहाँ पर आते, इसके बाद इस एलोकेशन से फिर 90 चलना है, यानी कि वर्टिकल आ रहे थे हॉरिजेंटल, तो इस एलोकेशन पर आते हैं और फिर इस एलोकेशन से इस एलोकेशन पर आते हैं, फिर एलोकेशन से 90 घूम करके इस प्लस साइन पर आते हैं। तो ये है लूपिंग, और अल्टरनेट प्लस और माइनस साइन हर कॉर्नर पर लिखना है। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ से स्टार्ट करें या यहाँ से स्टार्ट करें, प्लस के बाद आएगा माइनस साइन, माइनस के बाद आएगा प्लस का साइन, प्लस के बाद फिर माइनस का साइन, माइनस के बाद फिर प्लस का साइन, और प्लस के बाद फिर माइनस का साइन, और माइनस के बाद फिर यहाँ पर आएंगे, अपने आप ये प्लस साइन बनेगा। जो नेगेटिव कॉर्नर है, स्टूडेंट इसको ध्यान से समझें कि जो नेगेटिव कॉर्नर है, एक ये नेगेटिव है, एक ये नेगेटिव है, एक ये नेगेटिव है, इन नेगेटिव प्लेसेस पर जो मिनिमम एलोकेशन हो उनको हर कॉर्नर पर लिखना है। तो नेगेटिव यहाँ पर है, नेगेटिव यहाँ पर है, नेगेटिव यहाँ पर है, ये लोकेशन 4 है, ये 8 है, ये 2 है, यही मिनिमम है। तो इसी को हर कॉर्नर पर हमको लिखना है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, और यहाँ पर भी 2, और यहाँ पर भी 2 आएगा, और इसमें भी यहाँ पर 2 आएगा। यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। और इसके बाद इसको ऐड करके एक नई टेबल आएगी, उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी वो z इक्वल टू जो 80 आया था उससे कम आएगी। फिर हम देखेंगे जो नई कॉस्ट आती है, फिर आगे देखते हैं इसको। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो एलोकेशंस भरा हुआ है, प्लस का साइन है तो 3 + 2, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 5, तो यहाँ पर 5 एलोकेशन आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 2 - 2 तो 0, यानी कि यहाँ पर 2 एलोकेशन भरा हुआ था, ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें यहाँ पर लिखते हैं 2, यानी O2 D2, यहाँ पर 2 आएगा। इसके बाद यहाँ पर 8 में से 2 कम होगा, माइनस का साइन लगा है तो 6 मिलेगा यहाँ पर, तो ये 6 एलोकेशन आ गया। इसके बाद यहाँ पर 7 एलोकेशन लिखा हुआ है पहले से, और यहाँ पर 10 + 2, तो यहाँ पर 12 एलोकेशन आ जाएगा। और यहाँ पर 4 - 2, तो यानी कि यहाँ पर 2 एलोकेशन आ जाएगा। बाउंड्री कंडीशन बिल्कुल सेम होगी, यानी कि 5 to 7, यहाँ पर 2 7 9, यहाँ पर 6 और 12 18। यहाँ पर देखते हैं 5 लिखा वैलेंस है, यहाँ पर 6 to 8 वैलेंस है, यहाँ पर 7 वैलेंस है, यहाँ पर 2 और 12 14। तो इस तरीके से ये नई यहाँ पर टेबल आई है। इसमें यहाँ पर जो एलोकेशंस भरे हुए हैं, इनका जो सॉल्यूशन आया वो ये लिखा हुआ है। x1 5 हो जाएगा, x2 2 हो जाएगा, x2 3 6 आ जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से x3 2, यहाँ पर 7, x4 1 2 है, और x4 3 ये 12 है। और इसकी ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट होगी 2 × 5 3 × 2 1 × 6, तो 2 × 5 3 × 2 1 × 6 4 × 7, तो यानी कि यहाँ से 4 × 7 1 × 2 और 2 × 12। तो इस तरीके से यहाँ पर z इक्वल टू निकलेगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 28, और प्लस का यहाँ पर 2, और प्लस का यहाँ पर 24। इस तरीके स्टूडेंट इसको हम ऐड करेंगे तो यानी कि आंसर आ जाएगा 76। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर हमें ये चेक करना कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई है, यानी जो ये सॉल्यूशन आया है इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये आई है, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और भी मिनिमम हो सकती है क्या? तो इसलिए आप चेक करते हैं ऑप्टिमलिटी टेस्ट, और अगर ये अब कम नहीं होगी तो इसी सॉल्यूशन का नाम होगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और ये जो कॉस्ट है ये कॉस्ट होगी मिनिमम कॉस्ट, ये DIJ बताएगा। अगर DIJ पॉजिटिव है तो फिर यही ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, और इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट
मिनिमम 76 होगी। तो देखते हैं कि DIJ पॉजिटिव आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर ऑप्टिमलिटी टेस्ट में यहाँ पर जो ये कॉस्ट थी वो ये सभी कॉस्टें लिखी हुई हैं, इनके एलोकेशंस जो लिखे हुए हैं यहाँ पर 5 है। इस तरीके से यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 के बाद लिखा हुआ है यहाँ पर 6 के बाद यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, 7 से 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 12 है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन किस रो या कॉलम में। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो मैक्सिमम एलोकेशन किसी रो या कॉलम में है तो 2 है। तो किसी भी एक लाइन में रो या कॉलम में 0 रखते हैं, तो यानी कि यहाँ पर अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो एलोकेशन के सामने इसकी कॉस्ट 1 है, 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा। 2 है, 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा। अब यहाँ पर फिलअप करते हैं तो इसमें यहाँ पर देखते हैं 5 है, इसकी कॉस्ट 2 है, बाउंड्री में नहीं है कुछ तो ये नहीं भर पाएगा। इसमें देखते हैं यहाँ 4, 7 एलोकेशन, इसकी कॉस्ट 4 है, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ देखते हैं 12 कॉस्ट 2, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। अब इसको फिलअप करते हैं, यानी कि कॉस्ट यहाँ पर एलोकेशन 2 है, इसकी कॉस्ट है 1, तो 1 में से इस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। और अब इसको यहाँ पर स्टूडेंट हम सॉल्व करते हैं तो इसके सामने 5 भरा हुआ है एलोकेशन, इसकी कॉस्ट 2 है, 2 में से इस 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। अब नॉन एलोकेटेड जो सेल है उनमें यहाँ पर UI प्लस BJ निकालते हैं, तो इसमें नॉन एलोकेटेड है यानी कि 0 और 0 को ऐड करेंगे तो 0 आएगा, और 3 में से जब 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, और यही है DIJ, ये पॉजिटिव आया है। यहाँ पर देखते हैं 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, ये भी पॉजिटिव आया है। इसमें यहाँ देखते हैं 3, 2, ये 5 है यहाँ पर, और 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, ये भी पॉजिटिव आया है। इसमें देखते हैं तो 3 और 1 यहाँ पर 4 है, तो 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, ये भी पॉजिटिव है। और यहाँ पर देखते हैं 1 और 1 2, और 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आएगा, ये भी पॉजिटिव। और यहाँ पर 1 और 2 3, और 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी पॉजिटिव, यानी सभी DIJ पॉजिटिव आए हैं। इसलिए ये जो सॉल्यूशन है ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, और ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम होगी, 76 से अब कम नहीं होगी। यही इसका आंसर होगा। देखते हैं आगे, यहाँ नोट करते हैं इसको। तो स्टूडेंट यहाँ पर सिंस ऑल DIJ ग्रेटर देन 0 देयरफॉर बेसिक प्रीवियस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल एंड प्रॉब्लम हैज यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी वो ये Z = 76 ही होगी, और मिनिमम लिख देंगे इसमें, यानी जो सॉल्यूशन होगा वही, एंड इज गिवन बाई यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन एंड इज गिवन बाई, और ये सॉल्यूशन होगा वो यही वाला सॉल्यूशन होगा, और टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी वो भी यही होगी, बस इसमें यहाँ पर मिनिमम Z = 76। तो स्टूडेंट ये थी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अगले वीडियो में एक नई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम लेकर के साथ आपके उपस्थित होंगे इस वीडियो में। आज इस वीडियो में यहीं तक। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। दैट्स ऑल।